ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वेयर इज द स्लाइड शो। ठीक है, तो स्लाइड शो हमने बिगिन कर लिया है। आई होप आप लोग मेरी स्क्रीन देख पाएंगे। तो चलिए हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि सर्वे में किस किस तरह के न्यूमेरिकल्स होते हैं। हम आज क्या डिस्कस करने वाले हैं? ओनली न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना? तो न्यूमेरिक प्रॉब्लम्स आती हैं बेसिकली चेन सर्वे से आपको देखने के लिए मिल जाएगी एग्जामिनेशन में। एंड सेकेंडरी एंगल प्रॉपर्टी के बारे में पूछ लेते हैं, जैसे कंपास सर्वेइंग का न्यूमेरिकल आ जाएगा, है ना? कंपास सर्वे का न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं, ठीक है। और थर्ड हमें क्वेश्चन मिलेगा लेवलिंग का, है ना? लेवलिंग में मीन्स हमें कुछ लेवल्स रिड्यूस लेवल दे दिए जाएंगे, आरएल्स कुछ दे दिए जाएंगे और कुछ आरएल्स हमसे पूछ लेंगे या हाइट पूछ लेंगे किसी प्लेस का, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना? चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम उठाते हैं चेन सर्वेइंग का। सबसे पहला हम एक क्वेश्चन उठाते हैं चेन सर्वेइंग का। उससे पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम समझते हैं। देखिए, जो हमारी मेट्रिक चेन होती है, आप जानते हैं चेन हमें 4 टाइप की चेन जो हमने पढ़ी थी लास्ट टर्न पे, है ना? उसमें जो मेट्रिक चेन है वो जनरली हमें 20 मीटर या 30 मीटर में मिलती है ना? बट टाइम के साथ साथ ये चेन छोटी या बड़ी हो जाती हैं, एक्सटेंशन हो जाता है, थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाती हैं समर्स में, और विंटर्स में श्रिंक भी हो सकती हैं, या फिर लिंक टूट जाए, एक आध लिंक टूट जाए उसकी, या फिर कुछ भी परेशानी आ सकती है, टेढ़ी हो जाए चेन, तो थोड़ा बहुत जो इनके साइज़ में है वो डेविएशन आ जाता है। तो चलिए इसी के ऊपर एक हम न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से है, न्यूमेरिकल है a road is measured by a chain is 300 meter long, but the chain is found to be 29.7 meter instead of 30 meter. So determine true length of the road. ओके, आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आसान सा क्वेश्चन है। एक रोड है, उसको हमने एक चेन से मेज़र किया तो हमें 300 मीटर लॉन्ग मिल गई रोड, ठीक है। पर वो जो चेन है, हमें बाद में पता चलता है वो जो हम चेन है जो हमारे पास है वो 29.7 मीटर की है, जबकि उसे होना चाहिए था कितने का? 30 मीटर का, है ना? तो हमने तो गलत मेज़र कर लिया, यानी हमने क्या कर लिया भाई? फॉल्स मेज़रमेंट कर लिया, ठीक है। हमने क्या कर लिया? फॉल्स मेज़रमेंट कर लिया। तो हमसे यही पूछा, उसने बोला कि सही लेंथ क्या है? गलत तो हमें ठीक है मालूम है, ठीक है। तो चलिए एक मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ, काफ़ी लोगों को मालूम है, तो जिन्हें मालूम है वो तो अच्छी बात है, जिन्हें नहीं मालूम उन्हें मैं चलिए एक न्यूमेरिकल छोटा सा फॉर्मूला बताता हूँ। फॉर्मूला है ट्रू इंटू ट्रू इज इक्वल टू फॉल्स इंटू फॉल्स। ओके सर, समझ में नहीं आया ट्रू इंटू ट्रू क्या है? ट्रू लेंथ ऑफ द चेन इंटू ट्रू लेंथ ऑफ द पाथ इज इक्वल टू फॉल्स लेंथ ऑफ द चेन इंटू फॉल्स लेंथ ऑफ द पाथ, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या क्या मालूम है? ट्रू लेंथ कितनी होनी चाहिए थी भाई? 30 मीटर होनी चाहिए थी, ठीक है। बट फॉल्स लेंथ कितनी है अभी? 29.7 मीटर है, ठीक है। ट्रू लेंथ हमें पता नहीं है, फॉल्स लेंथ पता है पाथ की कितनी है? 300 मीटर हो रखी है, ठीक है। ट्रू लेंथ हमसे पूछिए। अब सब लोग जानते हैं क्या करना है, ठीक है। अब आपको मालूम है क्या करना है।
एल की जगह पे हम क्या रख देंगे 30, जैसा कि हमें पता है, और स्मॉल एल की जगह हमें नहीं पता तो हम स्मॉल एल लिख देंगे या एक्स लिख देंगे या कुछ भी लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें तो वो वैल्यू डिटरमाइन करनी है। एल डैश की जगह हम क्या लिखेंगे, एल डैश की जगह 29.7 लिखेंगे, और स्मॉल एल डैश की जगह लिखेंगे 300 मीटर, ठीक है। ये डाटा मैंने इजी ले रखा है ताकि आप बिना कैलकुलेटर के समझ सके, पर एग्जामिनेशन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। एग्जामिनेशन में आपको एक अच्छा डाटा मालूम होना चाहिए, ठीक है, मतलब कैलकुलेटर आपके हाथ में होगा तभी आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है, तो हमने ये कैंसिल कर लिया इसको, है ना, 10 टाइम्स, और निकाला ट्रू लेंथ जो हमारी है कितनी आ गई है 29 इंटू 29.7 इंटू 10 मीटर, यानी 297 मीटर। तो चेन सर्विंग में बेसिकली आपको बीटेक फर्स्ट ईयर में यही क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। आई होप समझ में आया होगा आपको ये क्वेश्चन, ठीक है। तो हम सीधे एंगल की तरफ मूव कर सकते हैं क्या, है ना, चलिए एंगल की तरफ मूव करते हैं, एंगल की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए एंगल को हम क्या बोलते हैं, बियरिंग बोलते हैं इसमें, है ना, एंगल नहीं बोलेंगे अब से, क्या बोलेंगे इसको, बियरिंग बोलेंगे, ठीक। सर बियरिंग क्यों बोल रहे हैं, देखिए एंगल जो है वो पॉइंट का होता है, किसी एक पॉइंट पे हम एंगल डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। बियरिंग जो है वो लाइन के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है, लाइन के लिए। सर समझ में नहीं आया लाइन के लिए बियरिंग कैसे, देखिए समझते हैं, उससे पहले थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट हम समझते हैं कि हमारे पास डायरेक्शन कौन कौन सी होती हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यही डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, यही डायरेक्शन है, ठीक है। तो अगर कोई भी पॉइंट है, मान के चलो ये पॉइंट है, ये लाइन है, मान के चलो ए एंड बी, ठीक है। तो मैंने अगर ए से बी तक का एंगल निकाला, हमेशा एंगल कैसे मेज़र करेंगे, नॉर्थ से क्लॉकवाइज मेज़र करेंगे, नॉर्थ से कैसे क्लॉकवाइज मेज़र करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं ए टू बी मेज़र कर रहा हूँ, कहाँ से ए टू बी मेज़र कर रहा हूँ, लाइन कौन सी है, ए टू बी है, और मैं ए टू बी मेज़र कर रहा हूँ, तो इसे हम बोलते हैं 4 बियरिंग। ये जो एंगल जो भी कुछ थीटा आया हुआ है, ये थीटा क्या है, 4 बियरिंग है, क्या है ये, 4 बियरिंग है, 4 बियरिंग, ओके, क्या है ये, 4 बियरिंग, ठीक है। किसकी हेल्प से करते हैं सर हम ये सब मेज़रमेंट, ये हम करते हैं कंपस की हेल्प से, इसीलिए कंपस का जो नीडल है वो मैग्नेट का बना होता है, वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ठहरता है। तो हम जानते हैं कि नॉर्थ डायरेक्शन की रिस्पेक्ट में, इसीलिए हम एंगल लेते हैं इसका, ठीक है। तो हम इसे बोलते हैं 4 बियरिंग एंगल। 4 बियरिंग का 4 का मतलब क्या होता है, आगे, बियरिंग का मतलब क्या, एंगल, ठीक है। अगर हम इसकी जगह पे इंक चेंज कर देते हैं, थोड़ी सी इंक बदलते हैं, इंक ब्लू ले लेते हैं, चलिए। अगर हम ए की जगह किससे मेज़र करते हैं, बी से मेज़र करते हैं, है ना, यानी अब हम कहाँ से मेज़र कर रहे हैं, बी से कर रहे हैं। बी पे भी वही 4 डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ओके। तो लाइन वही है। अब मैं क्या जा रहा हूँ, बी टू ए जा रहा हूँ, बी टू ए जा रहा हूँ। तो ये जो ब्लू कलर का आपको एंगल दिखाई दे रहा है, ब्लू कलर का जो थीटा डैश है, ठीक है, वो क्या, हम इसे क्या बोलेंगे, बैक बियरिंग बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, बैक बियरिंग, इसे हम क्या बोलते हैं, बैक बियरिंग। और किसी भी लाइन के लिए 4 बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस जो हमेशा होगा वो 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 बियरिंग बैक बियरिंग, इन दोनों का जो डिफरेंस है, ये सांप जैसी चीज़ आपको दिखाई दे रही है ना, ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस शो करता है, ये क्या है, डिफरेंस है भाई, ठीक है। तो ये कितना होना चाहिए भाई, 180 डिग्री होना चाहिए हमेशा, हर कंडीशन में, ठीक है। ये कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है भाई। तो इन दोनों में ही देखिए 4 बियरिंग और बैक बियरिंग में कोई भी बड़ा हो सकता है, ठीक है, और कोई भी छोटा हो सकता है, इसीलिए मैंने ये डिफरेंस वाली बात बोली है। दोनों का डिफरेंस है, सब्ट्रैक्शन नहीं है, दोनों का डिफरेंस है, ठीक है। तो समझिए, जैसे मान के चलिए एक मैंने क्वेश्चन दे दिया, एक इसी को छोटा सा क्वेश्चन है, मैंने बोला 4 बियरिंग ऑफ अ लाइन is 120 degree, then determine बैक बियरिंग। ओके, इजी है, ठीक है। हम क्या जानते हैं, 4 बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस कितना होता है,
180 डिग्री। 4 बियरिंग बैक बियरिंग का डिफरेंस कितना होता है? 180 डिग्री। बट अब देखिए वो कॉमन सेंस वाली बात है कि 4 बियरिंग कितना है, 180 से छोटा है ना, तो बैक बियरिंग आगे लिखेंगे, 4 बियरिंग पीछे लिखेंगे सब्ट्रैक्शन में, है ना। समझ रहे हैं ना मेरी कहने का मतलब क्या? देखो दोनों का डिफरेंस क्या आना है, 180 डिग्री आना है। तो इसमें से आप 120 में से कुछ भी माइनस कर लीजिए, 180 कभी नहीं आएगा क्योंकि ये ऑलरेडी 180 से छोटा है। अगर ये 180 से छोटा है तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, बी बी माइनस एफ बी, ऐसा करके याद भी कर सकते हैं आप, ठीक है। अब तो आसानी से निकाल सकते हैं, बी बी इज इक्वल टू वॉट, 180 प्लस एफ बी। सही बात, बताइए कितनी बात समझ में आई? कैलकुलेटर लेके जाना, कभी कभी डिग्री के साथ साथ मिनट और सेकंड्स में भी दे देता है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने आपके ग्रुप पे डलवा दिया था कि कैसे मिनट्स में और सेकंड्स को भी सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। तो डरना नहीं है, ठीक है। बेसिकली डरना नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है भाई, ठीक है। अगर आप एग्जामिनेशन में डरेंगे तो आप मार्क्स स्कोर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सबसे पहला टास्क यही होता है कि डरना नहीं है, उसके बाद ही कुछ करना है, ठीक है। तो अगर एफ भी दे रखेगा तो बी भी निकाल पाएंगे, ठीक है। अगर बी भी दे रखा होगा तो एफ भी निकाल सकते हैं, सेम फॉर्मूले से, सेम प्रोसेस, सेम सब कुछ, ठीक है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो चलिए दूसरे टाइप के क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बियरिंग के साथ, ठीक है। बियरिंग मतलब क्या है, एंगल, है ना, ठीक है। बियरिंग मतलब क्या है, एंगल, ठीक है। बेसिकली ये कौन से इंस्ट्रूमेंट का हम यूज़ करते हैं, इसका हम यूज़ करते हैं प्रिज्मेटिक कंपास का यूज़ करते हैं। प्रिज्मेटिक कंपास बहुत कॉमन है, ये कॉलेजेस में इसी के थ्रू पढ़ाई होती है, ठीक है। इसका जो लीस्ट काउंट है वो 30 मिनट्स होता है, ठीक है। 30 मिनट्स। सर ये सिंगल डंडा मतलब, अरे ये मिनट्स शो करता है। देखो जैसे मान के चलो मुझे लिखना है 150 डिग्री 30 मिनट्स 55 सेकेंड्स, तो मैं ऐसे करके लिखता हूँ, ठीक है। तो देखिए भाई, अब थोड़ा सा हम बियरिंग को बदलते हैं। देखिए दो तरह की बियरिंग आपको पढ़ने के लिए मिलेंगी। पहली है होल सर्कल बियरिंग, जो अभी हम लिख रहे हैं ना, वो सारी होल सर्कल बियरिंग है। होल सर्कल बियरिंग मतलब लाइन किधर भी जाए, किसी भी क्वाड्रेंट में हो, हम कहाँ से मेजर करेंगे, हमेशा नॉर्थ से क्लॉकवाइज, ओके। जैसे फर्स्ट केस में देखते हैं, अगर हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है लाइन, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब बी यहाँ पे आ रहा है, ए तो हमेशा ये रहने वाला, क्योंकि एक पॉइंट पे तो हमने कंपास रखा होगा, मान लो ए पे मैंने कंपास रख दिया, तो इसका मतलब ए तो यहीं पे बन गया, है ना। बी हमारा कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो अगर मैंने यहाँ से मेजर किया, मान के चलो 60 डिग्री आ गया, ठीक है। और अगर इसी की जगह सेकंड क्वाड्रेंट में होता, ये मैथमेटिक्स जैसा क्वाड्रेंट नहीं है, यहाँ पे क्या है, क्लॉकवाइज चलते हैं क्वाड्रेंट सारे। मैथमेटिक्स में कैसा होता था, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये होता था, सेकंड क्वाड्रेंट ये होता था, थर्ड क्वाड्रेंट ये होता था, है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट ये होता था, बिल्कुल सही। पर यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है, सेकंड क्वाड्रेंट ये है, एंड थर्ड क्वाड्रेंट क्या है, थर्ड वन, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट क्या है, फोर्थ, ओके। आई होप बात समझ आ गई होगी, ठीक है। अच्छा, अगर आप लोगों को समझ आ रहा है, क्योंकि मैं पहली बार लाइव कर रहा हूँ, ठीक है। डिमांड थी, किसी ने पूछा कि सर क्या प्लीज़ आप आए नहीं थे क्लास, तो आप लाइव करके बता सकते हैं। तो मैं पहली बार लाइव कर रहा हूँ, तो अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, तो आप प्लीज़ कमेंट में यस लिखना, ठीक है। तो मुझे समझ में आ जाएगा कि हाँ ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों को, ठीक है। अगर कोई परेशानी है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, समझ में नहीं आ रहा है या आवाज़ लैग हो रही है, क्योंकि मुझे मेरी डिस्प्ले दिखाई दे रही है और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मान के चलिए हमारा जो पॉइंट है बी, वो सेकंड क्वाड्रेंट में, वो कहाँ पे है, सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो हम यहाँ से मेज़र करते हैं नॉर्थ से, ठीक है। कितना आ जाएगा, देखो ये तो 90 डिग्री, ई कहाँ पे आ जाएगा, देखो ईस्ट कहाँ पे हो जाएगा, नॉर्थ से 90 डिग्री पे हो जाएगा, तो ये 90 से थोड़ा सा बड़ा होगा, मान लो 120 डिग्री। ये टोटल एंगल कितना हो गया बताओ, 120 डिग्री। सिमिलरली अगर मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में हो, थर्ड क्वाड्रेंट मतलब ये वाला ना, ठीक है, तो भी हम कहाँ से मेज़र करते हैं, नॉर्थ से मेज़र करते हैं। क्या है ये, नॉर्थ है, ये साउथ।
ये हम क्या पढ़ रहे हैं, होल सर्कल बियरिंग पढ़ रहे हैं, यानी पूरे सर्कल में लाइन हमारी कहीं भी हो, लाइन हमारी कहीं भी हो, हम कहाँ से मेज़र करते हैं, हम नॉर्थ से मेज़र करते हैं। ठीक है, इससे अपन क्या बोलते हैं, होल सर्कल बियरिंग बोलते हैं। होल सर्कल बियरिंग की रेंज कितनी हो सकती है, ऑब्वियस बात है 0 से 360 डिग्री हो सकती है, क्योंकि पूरा सर्कल कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, 0 से 90 डिग्री। सेकंड क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, 90 से 180 डिग्री। थर्ड क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, 180 टू 270 डिग्री। सही बात है। ठीक है, और लास्ट क्वाड्रेंट यानी फोर्थ क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, 270 डिग्री टू 360 डिग्री। ठीक है, ओके, इतनी बात आई होप समझ में आ गई होगी, है ना। तो होल सर्कल बियरिंग आपको समझ में आ गई। होल सर्कल बियरिंग का मतलब कुछ नहीं है, पूरा एक ही, अगर मैं एक ही नॉर्थ से ही मेजर कर रहा हूँ ना पूरी नीडल, तो इसे हम क्या बोलेंगे कि होल सर्कल बियरिंग बोलते हैं इसे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब डिस्कशन करते हैं थोड़ा सा क्वाड्रेंटल बियरिंग के बारे में। हम बात करते हैं क्वाड्रेंटल बियरिंग के बारे में। देखिए, क्वाड्रेंटल बियरिंग क्या होती हैं, क्यों होती हैं, कैसी होती हैं, क्या होता है इससे, ठीक है, सब कुछ बात करेंगे। ठीक है, देखिए क्वाड्रेंटल बियरिंग जैसा कि इसका नाम है, हमने क्वाड्रेंट वाइज मेजर करना है। अगर मान के चलो मेरा जो पॉइंट है, जो मेरी लाइन है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रही है। ठीक है, देखिए दिखाता हूँ मैं आपको बना के, है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। मान के चलो मेरी जो लाइन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गई, ए टू बी, एंगल वही 60 डिग्री मान लो। ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिखता हूँ, अगर मैं क्वाड्रेंटल बियरिंग मेजर कर रहा हूँ तो मैं इसको लिखता हूँ नॉर्थ टू ईस्ट 60 डिग्री। आई होप समझ में आया होगा। नॉर्थ से मेजर किया हमने, किससे मेजर किया है, नॉर्थ से मेजर किया है। अगर यहीं पे फर्स्ट क्वाड्रेंट की जगह मेरा कहाँ होता, सेकंड क्वाड्रेंट में होता, अगर मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में होता, फर्स्ट की जगह पे कहाँ होता मेरा, सेकंड क्वाड्रेंट में होता। ठीक है, बहुत बढ़िया, थैंक यू गाइस, आप लोगों ने यस लिखा, मुझे समझ में आया कि हाँ आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए सेकंड क्वाड्रेंट में अगर होता तो ये तो नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ठीक है, ये हमारा एंगल यहाँ से मेज़र ना करते हुए हम कहाँ से मेज़र करेंगे, साउथ से मेज़र करते हैं। यानी नॉर्थ और साउथ में से जो नज़दीक हो हमारे, जो हमारे नज़दीक हो उससे हम मेज़र करते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तो पता चल ही जाना है, क्योंकि ये हमने लिख रहे हैं ना इसलिए। ठीक है, तो मान के चलो ये 30 डिग्री है, तो हम कैसे लिख सकते हैं, साउथ टू ईस्ट 30 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गई बात, कैसे लिखना है। ठीक है, अब यहीं पे अगर मेरा पॉइंट होता कहाँ, थर्ड क्वाड्रेंट में, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, यहीं पे अगर मेरा पॉइंट यहाँ कहीं होता, बी यहाँ कहीं होता, ठीक है, ये तो ये है, बी यहाँ कहीं होता, तो भी मैं कहाँ से मेजर करता, साउथ से मेजर करता, क्योंकि साउथ नज़दीक है यहाँ से। मान के चलो ये भी 30 डिग्री है, तो मैं क्या लिखता, साउथ 30 डिग्री वेस्ट। आई होप समझ में आ गया होगा, है ना। और लीजिए फोर्थ केस भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर मेरा मान लीजिए फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ठीक है, अगर मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में है पॉइंट, ठीक है, हमारी लाइन जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में ड्रॉ हो रही है, ए बी, और तो फिर हम नॉर्थ से मेजर करते हैं। मान के चलो नॉर्थ पे 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री 30 डिग्री, तो क्या हो जाएगा बताओ, वेस्ट है ना, ईस्ट, ये नॉर्थ टू वेस्ट गए हम कितना, 30 डिग्री, तो हमको क्या मिला, हमारी लाइन मिली। ठीक है, ओके, आई होप समझ में आया होगा। अब इसके न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं, इसके न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट तो न्यूमेरिकल्स ही है, न्यूमेरिकल्स ही तो करने हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स करेंगे तभी तो कुछ होगा। मतलब देखिए मैं आपको बताऊं कि सिविल इंजीनियरिंग में क्या है ना, कि न्यूमेरिकल्स आपको आने चाहिए। अगर आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं अच्छे से, ठीक है, तो आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो अब ये क्या करता है ना, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे, जैसे मान के चलिए इन्होंने बोला होल सर्कल बियरिंग में मैं आपको दे देता हूँ वैल्यू, कितनी आ गई, मान लो 135 है। ठीक है, इसको आपको क्वाड्रेंटल बियरिंग में बदल के बताना है। इसको आपको क्या, क्वाड्रेंटल बियरिंग में बदलना है। तो बहुत आसान है, अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए हमारे सामने तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो क्वाड्रेंट बना लेते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, 135 आप जानते हैं कहाँ पे आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा यहाँ कहीं। ठीक है, ये पूरा एंगल कितना बताओ, 135 है।
135। चलिए रेड कलर से क्वाड्रेंटल बियरिंग मार्क करेंगे, है ना। देखिए हम क्या जानते हैं, हमें कहाँ से मेजर करना है, यहाँ से मेजर करना है, तभी तो ये क्वाड्रेंटल बियरिंग होगी। ठीक है, तो हम जानते हैं पूरा एंगल कितना होता है 180। तो ये रेड वाला जो एंगल दिखाई दे रहा है, क्या हम निकाल सकते हैं वो आसानी से? हाँ सर निकाल सकते हैं हम, क्योंकि जानते हैं नॉर्थ साउथ के बीच में कितना एंगल होता है, 180 डिग्री होता है। तो 180 माइनस 135 कितना हो जाएगा, 45 आ जाएगा। तो हमें पता चला, हमें क्या पता चला, साउथ से मैं ईस्ट गया तो 45 डिग्री पे मुझे क्या मिल गया, मेरी लाइन मिल गई ए बी। तो आसानी से हम सीख गए कन्वर्ट करना। ठीक है, कभी कभी क्वाड्रेंटल बियरिंग दे देगा, कभी कभी क्या करता है क्वाड्रेंटल बियरिंग दे देता है। क्वाड्रेंटल बियरिंग ऐसे दे देगा, जैसे मान के चलो मैंने लिखा नॉर्थ टू मैं कहाँ गया, वेस्ट गया 30 डिग्री। तो बताइए बेटा कितना एंगल होगा। तो कुछ नहीं, तो भी बनाना ही है हर हालत में, आपको तो ड्रॉ करना है। ठीक है, अगर आप ड्रॉ कर लेते हैं सही सही तो आपका सही आंसर आने से कोई नहीं रोक सकता। अरे इतना जोड़ गुणा घटाना तो आता ही है सबको। ठीक है, कि अब बिल्कुल ही एंगल नहीं आता, 9th क्लास में पढ़ने चले गए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये 30 डिग्री होगा, बताइए सही लिखा है। देखो क्वाड्रेंटल बियरिंग क्या बोलती है, नॉर्थ से मैं वेस्ट गया कितना 30 डिग्री। ठीक है, आदित्य यादव कह रहे हैं न्यूमेरिकल नहीं आती सर। ठीक है, कोई बात नहीं, न्यूमेरिकल नहीं आती है तो आने लगेगी, है ना। अब इसीलिए तो हम आए हैं यहाँ पे, इसीलिए तो हम डिस्कशन कर रहे हैं। अगर आप इस क्लास में समझ में आ रहा है, ठीक है, तो ठीक है आप समझने की कोशिश करिए थोड़ा सा, है ना। अगर नहीं आ रहा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई डाउट है तो देखिए क्वाड्रेंटल बियरिंग क्या बोला है, क्वाड्रेंटल बियरिंग बोलता है नॉर्थ टू मैं वेस्ट गया 30 डिग्री। ठीक है, तो ये लाइन मुझे मिली। बट हमने क्या पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, हमने पढ़ा है होल सर्कल बियरिंग में चेंज करने के लिए। होल सर्कल बियरिंग कैसे होते हैं, नॉर्थ से क्लॉकवाइज मेजर करना होता है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं। एंगल तो ये भी नॉर्थ से ही है, पर हमें नॉर्थ से कैसे चाहिए, क्लॉकवाइज चाहिए। तो पूरा एंगल हम जानते हैं, पूरा कंप्लीट एंगल कितना होता है सर्कल का 360 डिग्री, उसमें से 30 अगर मैं माइनस कर दूं तो कितना हो जाएगा बताओ, 330 डिग्री, है ना। तो अब मुझे मिल गया क्या होल सर्कल बियरिंग, बताओ होल सर्कल बियरिंग मुझे मिल गई क्या, 330 डिग्री हो गई क्या, बोलो। बोल नहीं सकते ना, हाँ ठीक है। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इन्होंने बोला कि 300 डिग्री को चेंज करके बताइए। ठीक है, 300 डिग्री को किसमें, क्वाड्रेंटल बियरिंग में चेंज करके बताइए। तो सबसे पहला काम हम क्या करते थे, सबसे पहला काम हम करेंगे क्या, सबसे पहला काम हम करते हैं डायग्राम बनाते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, ओके 300 हम जानते हैं कहाँ पे आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, तो यहाँ कहीं होगा। ठीक है, अगर आपने शुरू से मेरी वीडियो नहीं देखी तो देखना, तो उसमें मैंने बताया हुआ है कि कैसे कैसे कौन कौन से क्वाड्रेंट होते हैं, क्या होता है, कितने कितने डिग्री के एंगल्स पे बनते हैं। ठीक है, तो 300 हमें ये एंगल दे रखा है वही 300, और हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, एज पर द रूल ऑफ द क्वाड्रेंटल बियरिंग। क्वाड्रेंटल बियरिंग का रूल क्या है, क्वाड्रेंटल बियरिंग का रूल ये है कि जो पास होता है वहां से हम मेजर करते हैं। ठीक है, ओके, तो कैसे पता चलेगा पूरा एंगल कितना होता है, 360 का होता है, ये हमें कितना दे रखा है, 300 दे रखा है। 300 में 60 जाएगा कितना बचेगा, सॉरी 360 में से 300 चला जाएगा कितना बचेगा, 60 बचेगा, है ना। तो हमारा कितना आ गया, नॉर्थ से हम वेस्ट गए कितना 60 डिग्री। ठीक है, तो ये आ गया क्या हमारा, क्वाड्रेंटल बियरिंग टू होल सर्कल बियरिंग हमें चेंज करना आ गया आसानी से। ठीक है, अब मुझे मालूम नहीं है कि वीडियो अपलोड होगा या नहीं होगा बेटा। ठीक है, पर आई होप हो जाएगा शायद। ठीक है, मैं पहली बार लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा हूँ, किसी ने मुझसे सजेशन दिया कि सर लाइव स्ट्रीमिंग कर लीजिए आप, कल तो हमारा एग्ज़ाम है, हम क्लास तो होगी नहीं आपकी। ठीक है, पर आप फिर भी मेरे कैबिन में आके पूछ सकते हैं मुझसे अगर कोई डाउट होता है तो। बाकी हम डिस्कशन कर रहे हैं आज, और डिस्कशन करेंगे, लेवलिंग का न्यूमेरिकल भी करेंगे। ठीक है, एक लेवलिंग का न्यूमेरिकल भी करेंगे और भी चीज़ें करेंगे थोड़ा सा, है ना। चलिए किसी ने बोला सर बहुत फालतू टाइम है क्या आपके पास, अरे सब तुम्हारा ही टाइम है। चलिए बात करते हैं। तो आपको चेंज करना आ गया होल सर्कल बियरिंग टू
क्वाड्रेंटल बियरिंग आपको फोर बियरिंग बैक बियरिंग समझ में आ गई, रिलेशनशिप समझ में आ गया इन दोनों के बीच में, ठीक है। इंक्लूडेड एंगल कैसे निकालें? इंक्लूडेड एंगल का मतलब जैसे मान के चलो कोई एक प्लॉट है, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, तो हम यहाँ से ए टू बी गए, ओके, और बी टू फिर हम कहाँ चले गए, बी टू सी चले गए, ठीक है। तो हमसे ये वाला एंगल पूछा गया, हमसे ये एंगल पूछा गया, तो कैसे निकालते हैं इसको? सर कैसे निकालेंगे इसको? चलिए बात करते हैं थोड़ी सी, ठीक है। देखिए भाई बहुत आसान है, आप खुद देख सकते हैं। इंक्लूडेड एंगल निकालने के लिए, ये मैंने क्लास में डिस्कस नहीं किया है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंक्लूडेड एंगल निकालने के लिए आप ये देखिए, अगर मैं ये वाले एंगल में से ये वाला एंगल माइनस कर दूं तो क्या इंक्लूडेड एंगल बचेगा कि नहीं, है ना? अगर मैं ये वाले एंगल में से ये वाला एंगल माइनस कर दूं तो क्या इंक्लूडेड एंगल बचेगा या नहीं? तो जो फर्स्ट वाला एंगल है वो एक्चुअली है क्या, बैक बियरिंग ऑफ ए बी ना, ठीक है, बैक बियरिंग ऑफ ए बी। तो अगर मुझे एंगल बी चाहिए तो फॉर्मूला मैंने बनाया, ठीक है, बैक बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन माइनस फोर बियरिंग, माइनस लगाना थोड़ा सही नहीं क्योंकि कोई भी एंगल बड़ा कोई भी छोटा हो सकता है, तो डिफरेंस लिख देता हूँ, फोर बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन, आई होप आसानी से समझने लायक है और समझ गए होंगे आप। इतना कोई इसमें कोई ऐसा खास रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है, आप आसानी से इसको समझ गए होंगे। चलिए बात करते हैं थोड़ी सी, है ना, चलिए और बात करते हैं इसकी कि कैसे करके आगे लेवलिंग के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करते हैं। क्या होती है लेवलिंग, क्यों होती है लेवलिंग, कैसे करते हैं लेवलिंग, क्या होता है रिड्यूस लेवल, क्या होता है टेम्परेरी बेंचमार्क, क्या होता है परमानेंट बेंचमार्क, क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं दिमाग में, ठीक है, तो सब कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए मैंने आपके लिए पीपीटी तैयार नहीं की थी, मैंने अभी प्लान किया थोड़ी देर पहले, 15-20 मिनट पहले, कि कैसे करके। देखिए मान के चलिए ये अपनी अर्थ है, थोड़ी अच्छी नहीं बनी है ड्राइंग, मेरी बहुत ख़राब है बचपन से ही। तो ये हमारा कोर है, कोर का सेंटर पॉइंट है, ये हमारे अर्थ का क्या है, सेंटर पॉइंट है। अगर मान के चलो यहाँ पे कोई टावर है, छोटा सा टावर, अर्थ के रिस्पेक्ट में तो बहुत छोटा होगा ना। जो लोग नहीं जानते कि अर्थ का रेडियस कितना होता है तो मैं बता दूं उनको, अर्थ का रेडियस होता है 63.70 किलोमीटर। वो अलग अलग होता है, मतलब पोल्स पे अलग होता है और यहाँ पे अलग होता है, तो 64 मान सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू है इस टावर के रिस्पेक्ट में। तो अगर मैं इसकी एब्सोल्यूट हाइट निकालूं तो मुझे कहाँ से निकालनी पड़ेगी, कोर से, ठीक है। एब्सोल्यूट हाइट कहाँ से निकालनी पड़ेगी भाई, कोर से, ठीक है। तो एब्सोल्यूट हाइट, आपकी एब्सोल्यूट हाइट में और इस टावर की एब्सोल्यूट हाइट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये नंबर जो है ना रेडियस की, इतने बड़े नंबर में, ठीक है, चाहे समंदर में आप 1 बाल्टी पानी डाल दीजिए, चाहे समंदर में 2 टंकी पानी डाल दीजिए या 2 टैंकर पानी डाल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उससे बराबर ही रहने वाला है। वो वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है, समझ रहे हैं। 1 करोड़ रुपए में 2 रुपए मिला दो या 10 रुपए मिला दो, क्या ही फर्क पड़ना है। इसीलिए हमारी जो हाइट है, ठीक है, वो हम कहाँ से मेज़र करते हैं, वो हम मेज़र करते हैं बेटा मीन सी लेवल से। यानी मीन सी लेवल यानी हमारे अर्थ के सरफेस के ऊपर सी है, सब लोग जानते हैं, जो लोग मुंबई में रहते हैं वो तो जानते ही होंगे अच्छे से, ठीक है। तो देखिए हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर क्या है, सी है। सी जो है वो इक्वल लेवल पर रहता है हमेशा, मेरी लाइन इक्वल पे नहीं है पर, ठीक है, जो पानी है वो हमेशा इक्वल लेवल पर रहता है, ठीक है, चाहे आपका बर्तन कैसा भी हो, ठीक है। तो हम इसलिए हम क्या करते हैं, मीन सी लेवल से हमेशा हाइट को मेज़र करते हैं। कहाँ से मेज़र करते हैं, मीन सी लेवल से, ठीक है। तो मीन सी लेवल को अपन क्या बोलते हैं, जीरो हाइट मानते हैं इसको, जीरो हाइट, RL, जीरो RL। सर RL क्या होता है, RL का मतलब होता है बेटा रिड्यूस्ड लेवल, ठीक है, रिड्यूस्ड लेवल, ठीक है। रिड्यूस्ड क्यों वर्ड यूज किया है, क्योंकि एब्सोल्यूट हाइट तो नहीं है ना आपकी, ये एब्सोल्यूट लेवल तो नहीं है, ये क्या है, रिड्यूस किया है हमने इसको। अर्थ का जो रेडियस है वो
सब्ट्रैक्ट कर दिया इसमें से, तो ये हमारा क्या आ गया, रिड्यूस्ड ही तो होगा, तो ये क्या हो गया बेटा, रिड्यूस लेवल हो गया। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स की हाइट हमें मालूम होनी चाहिए अर्थ पे, तभी हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन करेंगे तो हमें पता होना चाहिए ना कहाँ कितनी कटिंग होनी है, कितनी फिलिंग होनी है, कहाँ पे सारा सरफेस तो अलग अलग होता है ना, एंडुलेटेड है। ठीक है, सर यूट्यूब पर वीडियो तो अपलोड कर दोगे ना सर, सुजल। ठीक है सुजल, मुझे सीरियसली नहीं मालूम कि ये मेरे पास मिलेगा मुझे वीडियो अपलोड करने का मौका या नहीं मिलेगा जब मैं स्ट्रीमिंग ऑफ करूँगा। ठीक है, तो अब मुझे मालूम नहीं है, तो देखेंगे अगर होगा ऑप्शन तो मैं अपलोड कर दूंगा, डेफिनेटली अपलोड कर दूंगा। ठीक है, बाकी आप देखिए थोड़ी देर और, कितना टाइम हो गया, 7:43 हो गया है, तो मे बी शायद 15-20 मिनट और। ठीक है, उसके बाद ख़त्म करते हैं इसको। ठीक है, तो देखिए ज़्यादा नहीं, मुझे केवल न्यूमेरिकल डिस्कशन करना है, ये समझाना पड़ता है पर आरएल वगैरह क्या होता है। देखिए तो मीन सी लेवल हमारे इंडिया में कहाँ पे है, इंडिया में मीन सी लेवल है बेटा इंडिया हाई में, सॉरी मुंबई हाई में, मुंबई हाई। इससे पहले कहाँ था, इससे पहले कहाँ था सर, इससे पहले था कराची में, इससे पहले कहाँ था, कराची में। ठीक है, पर अब इंडिया और पाकिस्तान अच्छे दोस्त तो हैं नहीं। ठीक है, कि हम अपना मीन सी लेवल आपके यहाँ से लेने जाएंगे बार बार, तो हमने फिर अपना मीन सी लेवल ढूंढ लिया कहाँ पे, मुंबई हाई में। मुंबई हाई में हमें मीन सी लेवल अपना वहीं से काउंटेड होता है। आप देखते होंगे रेलवे स्टेशन पे येलो कलर के बोर्ड लगे रहते हैं। ठीक है, येलो कलर के बोर्ड लगे रहते हैं। ठीक है, जिनमें रेड कलर से लिखा होता है, येलो कलर के बोर्ड में रेड कलर से आपको लिखा मिल जाएगा मीन सी लेवल MSL। ठीक है, 224 मीटर ऐसा कुछ भी। ठीक है, तो ये क्या होता है ना, जैसे मान के चलो ग्वालियर है, ग्वालियर लिखा होगा ऊपर नीचे ही मीन सी लेवल लिखा होगा आपका, इसका मतलब क्या है, ग्वालियर जो है हमारा वो मीन सी लेवल से 204 मीटर ऊपर है। ठीक है, तो सर वहाँ से मेज़र करते करते कौन लेके आएगा, इंडिया सर्वे ऑफ इंडिया वाली टीम जो होती है ना वो लेके आती है। ठीक है, चलिए छोड़िए आगे बात करते हैं थोड़ी सी। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज़ करते हैं, कैसे करते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो देखिए भाई, हमारा ग्राउंड जो है एंडुलेटेड है। ठीक है, और हम इसके लिए यूज़ करते हैं ऑटो लेवल और डंपी लेवल, थियोडोलाइट, ठीक है, टैकोमीटर, ठीक है, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं इनमें से। तो कॉलेज में हमने क्या सीखा है, कॉलेज में हमने सीखा है, एक सेकंड, हेलो हेलो, हाँ आज आज तो वही ले आते थोड़ा सा, तो क्या कहता है तुम टाइम निकला बाकी तो मैंने एरिया का हाँ जिनको वो दुकान पे मिलो कटवाना पड़ो वहाँ पे जाके।
सॉरी गाइस फॉर इंटरप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम जरा ये कॉन्सेप्ट समझते हैं कि किस तरीके से हम लेवलिंग करते हैं, कैसे हमें लेवलिंग की जाती है एक्चुअली। ठीक है, तो देखिए जैसे मान के चलिए मुझे कोई पॉइंट मिला है ए बी सी एंड डी। ठीक है, ओके, जिसमें से हमें ए पॉइंट की जो वैल्यू है वो मालूम है। ए पॉइंट का मान के चलो 100 मीटर हमने क्या मान लिया, लेवल इसका हमें मालूम है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बी पॉइंट का पता करने के लिए, सी पॉइंट का पता करने के लिए, चलिए सी पॉइंट का हम पता करते हैं। ठीक है, सी पॉइंट का पता करने के लिए हम क्या करेंगे, अपना जो इंस्ट्रूमेंट है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं, डंपी लेवल। अभी हम डिस्कशन किया था, अभी हमने डिस्कशन किया है डंपी लेवल का हम यूज़ करते हैं। तो डंपी लेवल को हम कहाँ यूज़ करते हैं, कॉलेज में बेसिकली डंपी लेवल का यूज़ किया जाता है। तो डंपी लेवल को हम कहाँ, ए और सी के बीच में रख देते हैं। ठीक है, तो हमें चलना किधर है, इस डायरेक्शन में चलना है। ठीक है, हमें जाना किधर है, इस डायरेक्शन में जाना है। पर हम सबसे पहले हम क्या पता करते हैं, इंस्ट्रूमेंट की हाइट पता करने की कोशिश करते हैं। इंस्ट्रूमेंट की हाइट पता करने की कोशिश करते हैं। तो कैसे निकालते हैं इंस्ट्रूमेंट की हाइट, चलिए बताते हैं आपको। इंस्ट्रूमेंट की हाइट मतलब ये वाला जो लेवल होगा वो इंस्ट्रूमेंट की हाइट का होगा। ठीक है, कैसे करेंगे, हम पीछे की तरफ एक लेवलिंग स्टाफ रखते हैं। सर ये लेवलिंग स्टाफ क्या चीज़ होती है, लेवलिंग स्टाफ में क्या होता है ना, स्केल जैसी रहती है। ठीक है, उस पर रीडिंग लिखी रहती है 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे। ठीक है, ओके, इस तरीके से रीडिंग्स लिखी रहती हैं। टेलीस्कोप की हेल्प से हम उसे देखते हैं, टेलीस्कोप की हेल्प से हम उसे साइट करते हैं। तो हमें जाना तो इस डायरेक्शन में है, पर हम देख पीछे रहे हैं, पीछे देख रहे हैं, तो हम इसे क्या बोलते हैं, बैक साइट बोलते हैं। हम इसे क्या बोलेंगे, बैक साइट रीडिंग बोलेंगे। तो बैक साइट रीडिंग जो भी कुछ आई, मान के चलो बैक साइड रीडिंग आ गई 1.3। इसका मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 1.3 है। तो मुझे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पता चल गई। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितनी हो जाएगी बताओ। ठीक है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितनी हो जाएगी बताओ, 100 प्लस 1.3 हो जाएगी क्या, बोलो बोलो, क्या मैं सही कह रहा हूँ। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट पे हमें हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पता चल चुकी है। हमें हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पता चल गई। जब तक हम इंस्ट्रूमेंट अब हिलाएंगे नहीं तब तक हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट तो सेम रहने वाली है ना, तब तक हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट तो सेम रहने वाली है। अब मुझे सी का एलिवेशन पता करना है, तो इसमें मैंने लेवलिंग स्टाफ को उठाया, इस लेवलिंग स्टाफ को मैंने उठाया और कहाँ पे रख दिया, और मैंने रखा इसको सी पे, और मैंने इसको कहाँ रखा, सी पे रखा। ठीक है, इस लेवलिंग स्टाफ को मैंने कहाँ रखा, सी पे रखा। तो सी पे मान के चलो मुझे पॉइंट मिल गया, कितना मान के चलो ये मिल गया मुझे 2.1 मिल गया। ठीक है, तो ये एलिवेशन तो मैं मालूम है, ये कि क्या है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से अगर मैं 2.1 माइनस कर दूंगा तो कहाँ पहुंच जाऊंगा बताओ, सी पे पहुंच जाऊंगा क्या, बोलो बोलो, हाँ। ठीक है, तो अगर मैं निकालता हूँ एलिवेशन ऑफ पॉइंट सी, एलिवेशन ऑफ पॉइंट सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, एलिवेशन ऑफ पॉइंट सी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, ठीक है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। देखो ये लाइन तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट की है ना, ये लाइन तो किसकी है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट की है। ठीक है, इसमें से क्या मैंने 2.1 माइनस कर दिया। क्यों 2.1 माइनस कर दिया, क्योंकि मेरी जो रीडिंग आई है 2.1 आई है। ठीक है, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना था, 101.3 माइनस 2.1। ठीक है, कितना आ जाएगा 2। ठीक है, बाकी 99 मीटर। तो हमें सी पॉइंट का एलिवेशन निकालना आ गया। यही कॉन्सेप्ट, यही है कॉन्सेप्ट, यही है कॉन्सेप्ट बिहाइंड, यही है। ठीक है, ओके, अब आगे की तरफ देख रहे हैं, तो हम इसे इंटरमीडिएट साइड रीडिंग या फिर फोर साइड रीडिंग बोलते हैं। इंटरमीडिएट साइड रीडिंग या फिर हम इसे क्या बोलेंगे, फोर साइड रीडिंग बोलेंगे। ठीक है, ओके, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर मैं फिर से दोबारा सर मैं अगर मैं इंस्ट्रूमेंट हटा दूं यहाँ से, मुझे मान के चलो डी की विजिबिलिटी नहीं है। ठीक है, अगर मुझे डी दिखाई नहीं दे रहा है तो मैंने इंस्ट्रूमेंट हटा दिया दोबारा। ठीक है, पर मुझे अब सी की हाइट मालूम है, पर मुझे अब जो मैंने निकाल ली है 99 पॉइंट कितना था, चेक करते हैं एक बार, 99.2 है ना, 99.2 मुझे सी की हाइट मालूम है। ओके, पर मुझे वहाँ से डी दिखाई नहीं दे रहा था, तो मैंने डी के लिए मैंने इंस्ट्रूमेंट को फिर से हटाया है। अगर मैंने डी के लिए मैंने इंस्ट्रूमेंट को फिर से हटाया है तो मैं पहले क्या देखता हूँ, सी को देखता हूँ भाई, स्टाफ रख के। ठीक है, तो स्टाफ रखने से अब मेरी नई हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकल के आएगी। क्या निकल के आएगी, जो भी सी का रिड्यूस लेवल है प्लस जो रीडिंग आई होगी, रीडिंग यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस को ही तो बोलते हैं रीडिंग, और क्या है रीडिंग,
ठीक है। तो मान के चलो 1 आ गई रीडिंग, तो कितनी हो जाएगी, 100.2 हो जाएगी भाई, नई हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। फिर अब मुझे डी देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डी पे रखेंगे वही स्टाफ, और क्या करेंगे, अरे यार स्टाफ तो बड़ा टेढ़ा बन गया, चलो इसको मिटाते हैं, नया स्टाफ बनाते हैं, इरेजर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे स्टाफ रखा हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सर स्टाफ कितना बड़ा होता है, ये 3 और 4 मीटर का होता है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितनी आ गई, मान के चलो 2.5 आ गई। ठीक है, तो अब हम मुझे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट तो मालूम है, सेम प्रोसेस करेंगे। ठीक है, सेम प्रोसेस करेंगे, कितना हो जाएगा बताओ, 100.2 माइनस 2.5 कर देंगे, देखिए कितना आ जाएगा, कितना बचेगा 7। ठीक है, 1 कैरी 99 में से 2 जाएंगे 97.7 मीटर। आसानी से मैंने डी की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, बट सर अब एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता तो कैसा आता है, इससे तो नहीं आता है। ठीक है, देखो कॉन्सेप्ट तो यही है। ठीक है, बाकी भरने के लिए टेबल में भरना है जो मैंने क्लास में डिस्कस किया है। ठीक है, हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है, 8 बजने वाले हैं। ठीक है, इसीलिए हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे, और अगर हमारी सक्सेसफुल रहेगी क्लास, अगर हमारी ऐसे लगेगा, मैंने कहा ठीक है चलो क्लास सक्सेसफुल है हमारी। ठीक है, अगर हमारी क्लास हमें सक्सेसफुल लगेगी तो हम क्या करेंगे, हम एग्जामिनेशन के टाइम पे लाइव